हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की वर्कशीट फर्स्ट, यानी 1 मार्क्स के वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस अपने प्रीवियस ईयर में कभी ना कभी एग्जाम में आए हुए हैं। चैप्टर 1 और 2 का एक साथ इसलिए कि इनके इंटरलिंक हैं क्वेश्चन, इसलिए दोनों के साथ, दोनों के इससे पहले जब वर्कशीट करने से पहले हमें चैप्टर पढ़ना जरूरी है। तो इसके चैप्टर 1 और चैप्टर 2 की आप वीडियोज़ देख लेना, उसके बाद उसके कंटेंट्स को समझ के फिर ये क्वेश्चंस करना, तो आपके समझ में आएंगे। अब मैं पहला क्वेश्चन, ये आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई देंगे। मैं पहला क्वेश्चन वर्कशीट में पढ़ रहा हूँ फर्स्ट। ये सारे क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। ओपन 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको आंसर लिखना होता है, लेकिन समझ में आना चाहिए कि आंसर हम क्यों लिख रहे हैं। ये फिजिक्स की नेचर है। सबसे पहले एक क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो और फिर उसका आंसर दो। तो देखो पहला क्वेश्चन, वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी जीरो इनसाइड ए कंडक्टर। ये बोल रहा है किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होता है। वाई शुड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज जीरो इनसाइड ए कंडक्टर, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम सिंबल देते हैं ई जीरो होता है इनसाइड ए कंडक्टर। तो ये सिंबल्स वगैरह जैसे आपके समझ में आ जाएंगे, पहले आप एक बार इसकी वीडियो देख लेना, तभी ये क्वेश्चन जो 1 मार्क्स के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा क्लियर करते हैं। तो ये कह रहा है कोई भी कंडक्टर है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, चाहे तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो या उसको चार्ज कर दो। तो हम गाउस लॉ से करते हैं इसको। ऐसा क्यों होता है, वाई गॉस लॉ। गॉस लॉ क्या होता है, फाई इक्वल्स टू टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। फाई को हम लिखते हैं ई डॉट डी एस इक्वल्स टू, अब एनक्लोज चार्ज, किसी भी कंडक्टर को जब चार्ज देते हो तो उसके सरफेस पे रहता है, तो टोटल अंदर चार्ज कितना रहेगा, जीरो। इनसाइड कंडक्टर के चार्ज नहीं रहता, तो टोटल चार्ज हो गया जीरो। ई डॉट डी एच कितना आ गया, जीरो। तो ई इनसाइड फिर कितना आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे, ई डी एस कॉस थीटा, तो ई इनसाइड कितना आ जाएगा, जीरो। तो बाय गाउस लॉ टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द चार्ज कंडक्टर या व्हेन प्लेस्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर विल बी जीरो। ये पूछा वाई क्यों होता है, उसका रीजन दिया है। अब देखो दूसरा क्वेश्चन, वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर। एवरी पॉइंट ऑफ चार्ज कंडक्टर, ये दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहे हैं कि कोई भी चार्ज कंडक्टर है, ये क्वेश्चन बोला है सेकंड क्वेश्चन। कोई भी सपोज ये चार्ज कंडक्टर है, इसके सरफेस पर चार्ज कंडक्टर पर जो भी चार्ज देते हो सारा उसके सरफेस पे रहता है। तो मैंने सपोज कर लिया सरफेस पर चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव कैसे ही हो सकता है, मैंने पॉजिटिव कर लिया है। अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये ई, सरफेस पे हमेशा कैसा होता है ई, ये थीटा 90 बनाता है। ये बोल रहा है वाई मस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बी नॉर्मल टू द सरफेस एट एवरी पॉइंट ऑन द चार्ज कंडक्टर। हर पॉइंट पे यहाँ भी चार्ज है, तो हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है। ये क्यों होता है, ये पूछ रहा है, ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसका रीजन मैं बताता हूं। सपोज ये चार्ज कंडक्टर है, अब इसमें इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड सपोज कर लिया, ई मेक्स थीटा एंगल विद द सरफेस, ई मेक्स एंगल थीटा विद द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर एट पॉइंट ए। तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक तो ई साइन थीटा इधर और ई कॉस थीटा अलोंग द सरफेस। ऐसे ई का कंपोनेंट आ जाएगा ई कॉस थीटा, जो कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो लिख रहा हूं देखो, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ई अलोंग द सरफेस, अलोंग द सरफेस क्या है, ई कॉस थीटा, यानी इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा सरफेस के अलोंग। अब कोई भी चार्ज कंडक्टर है तो उसमें कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, तो फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स निकाल रहा हूं, फोर्स ऑन फ्री इलेक्ट्रॉन। तो एफ इक्वल्स टू क्यू ई साइन थीटा, यही तो क्यू ई जो आपका वो मैग्नेटिक फील्ड में आता है, जो यही तो होता है ई इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। तो एफ इक्वल्स टू क्या हो गया, क्यू ई।
ई की वैल्यू यहां पर कितना है, ई cos थीटा, और इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या होता है, माइनस ई, ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ई की वैल्यू लिख दी है, इलेक्ट्रिक फील्ड की कितनी, ई cos थीटा। तो ये फोर्स इलेक्ट्रॉन पर लगना स्टार्ट हो जाएगा, फोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करने लग जाएंगे। जब फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, तो आप यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, ये विद रीजन बता रहा हूं, आप शॉर्ट में इसको लिख सकते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अपोजिट टू ई cos थीटा। तो यह शॉर्टकट लिख रहा हूं, अपोजिट टू कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग द सरफेस ई cos थीटा। इसका मतलब इसमें आई करंट, इलेक्ट्रिक करंट सेट हो गया, यानी इलेक्ट्रिक करंट आ गया, देयरफॉर इलेक्ट्रिक करंट आई सेटअप इन ए कंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट को मैं सिंपली आई लिख रहा हूं, आई सेटअप इन अ कंडक्टर। लेकिन ये हम जानते हैं जो चार्ज कंडक्टर होता है उसमें करंट नहीं होता एट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो आप लिख दोगे एट, अब इधर लिख रहा हूं या एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम आई कितना होता है, जीरो, कोई करंट नहीं आता। कोई भी चार्ज कंडक्टर है उसको चार्ज करके आपने रख दिया इंसुलेटिंग स्टैंड पे, तो जो करंट नहीं आता है, ये हम जानते हैं। इसका मतलब ये फोर्स पर जीरो होना चाहिए, देयरफॉर F इक्वल्स टू जीरो। तो क्यू ई cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, क्यू ई मीन्स या माइनस ई हो गया, वो ये माइनस ई cos थीटा इक्वल्स टू जीरो, ई जीरो नहीं है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये भी जीरो नहीं हो सकता, तो cos थीटा क्या होगा, जीरो। तो थीटा क्या होगा, cos जीरो का होता है 90 पर। इट मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस, देयरफॉर ई परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, पूरा लिख देना, हैंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। ये आपका सेकंड का रीजन बता दिया। अब देखो थर्ड क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये ध्यान रखना, फिजिक्स को आपको रटना नहीं होता है, अंडरस्टैंड करना है, और ऑन लैंग्वेज में अपना आंसर देना आपको आना चाहिए, ऑन वर्ड्स में। Why is electrostatic potential constant throughout the volume of conductor and has the same value on its surface? कोई भी कंडक्टर है तो जितना उसके सरफेस पे पोटेंशियल होता है उतना ही इनसाइड हर पॉइंट पे होता है। ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होता है, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका मीनिंग ये निकल रहा है जैसे सरफेस पे 10 वोल्ट है तो उसके सेंटर पर भी 10 वोल्ट होगा, पी पॉइंट पर भी 10 वोल्ट होगा, इनसाइड जो भी पॉइंट है, अगर कोई कंडक्टर है तो इनसाइड जो भी पॉइंट होगा उसके हर पॉइंट पे 10 वोल्ट ही रहेगा। ये ऐसा क्यों होता है ये पूछ रहा हूँ, वाई, ऐसा क्यों होता है। तो देखो इसका रीजन बता रहे हैं, वी नो दैट ई इक्वल्स टू माइनस डी वी बाई डी आर, ये हमने पढ़ा है। तो डी वी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, माइनस ई डी आर, इसको इधर ले गए तो डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अब इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, इंटीग्रेशन डी वी इक्वल्स टू माइनस ई डी आर। अब सरफेस से इनसाइड जा रहे हैं, जैसे सरफेस से बी एस और ये मैंने बी एन लिख दिया इनसाइड का पोटेंशियल, ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे आप रेडियस आर से स्मॉल आर, इसका मीनिंग ये निकला जैसे स्फीयर ले लिया, डिस्टेंस भी ले सकते थे एक्स से x1, जैसे ये तो रेडियस आर हो गई सरफेस पे, स्फेरिकल ले रहे हो और इस पॉइंट पे आ गए, ये सेंटर से डिस्टेंस आर है, आर से आर तक, या डायरेक्ट भी ले सकते हैं, लेकिन हम ये सारा इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड रहेगा। वी नो दैट ये इनसाइड कितना होता है, जीरो, तो ये क्या आ गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो होते ही सारा जीरो। और डीवी का इंटीग्रेशन क्या होता है, बी, और ये बी सरफेस और बी इनसाइड। अब पहले अपर लिमिट वैल्यू रखो, बी इनसाइड माइनस बी बी एस इक्वल्स टू जीरो, तो बी इनसाइड इक्वल्स टू पोटेंशियल उतना ही होगा बी सरफेस, ठीक है। इसको आप ऐसे भी ले सकते थे इसी फॉर्मूले से, जैसे यहां से लिख रहा हूं डी बी इक्वल्स टू शॉर्टकट बी ई डी आर। अब लिखोगे ये इनसाइड क्या होता है, जीरो, तो डी बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जीरो, इंटीग्रेशन करते बी, हेंस चेंज इन पोटेंशियल जीरो, तो बी कांस्टेंट, यानी जितना सरफेस पे उतना ही अंदर हर पॉइंट पे पोटेंशियल रहेगा। ये आपका थर्ड क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट
4th क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स के क्वेश्चन है, कई बार ये 2 मार्क्स में भी आ जाते हैं, जो वाई वाले एक्सप्लेन करने वाले। 4th, a charge q is placed at the center of the cube. What is the electric flux passing through the cube? देखो ये कह रहे हैं कोई क्यूब है, जैसे सपोज कर लो आप किसी रूम में खड़े हो, वो क्यूब है, यानी उसकी लेंथ विड्थ हाइट सेम है, उसके सेंटर पर जहाँ डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो पूछ रहा है उससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना पास होगा। तो बाई गाउस लॉ फाई इक्वल्स टू क्या होता है, एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, समेशन लगा दे रहे, टोटल चार्ज हो गया क्यू टोटल। अब क्यू टोटल कितना रखा है क्यू, तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स ही तो पूछ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द क्यूब। अगर क्यू उसके सेंटर पे रख दें या कहीं भी इनसाइड रख दें तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यही होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाई गाउस लॉ। 5th, why is the potential inside a hollow spherical charge conductor constant and has the same value as on the its surface? देखो ये 2012 में आया है, इससे पहले हमने 3rd क्वेश्चन कर लिया था, वो दिल्ली 2012 में आया, फॉरेन 2012 में आया। तो ये एज 5th क्वेश्चन वैसे ही है जैसे 3rd किया था, कि पोटेंशियल सरफेस पे उतना ही इनसाइड होगा। अब 6th, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं, तो क्वेश्चंस को एक बार इनकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो अपने आप होने लग जाते हैं। 6th, डिफाइन डाइपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कह रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन दो, तो उसका सिंबल क्या लिखते हैं, पी, पी इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a, याद है फॉर्मूला ये है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल is product of either charge and distance between them। इसकी डायरेक्शन जैसे ही डाइपोल हो गया, ये ध्यान रखना कई बार डाइपोल मोमेंट की डेफिनेशन पूछता है और बच्चे इलेक्ट्रिक डाइपोल की डेफिनेशन देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेट बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ये 2a के बिटवीन डिस्टेंस है, तो इसका डाइपोल मोमेंट ही होता है। यूनिट इसकी कूलॉम मीटर, डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज, ये सारी चीजें याद रखना। अब इसमें ये पूछा है वेक्टर है या स्केलर है, तो ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। 7th क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, व्हाई इज देयर नो वर्क डन इन मूविंग चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये कह रहे हैं 7th क्वेश्चन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जैसे सपोज इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसके एक पॉइंट ए से बी तक किसी भी चार्ज को आपने मूव कराया तो इसमें बर्डन 0 होता है। अब पूछ रहा है ऐसा क्यों होता है, वाई। इक्विपोटेंशियल सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव कराने में बर्डन 0 होता है। अब ये आपको पता होना चाहिए इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, उसके नाम से ही पता है, इक्वल पोटेंशियल वाला सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, ऐसा सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो। अब फिर वर्क डन का फॉर्मूला, वर्क डन ही तो पूछ रहा है, कोई वर्क नहीं करना पड़ता है, एक चार्ज को दूसरे पॉइंट बी तक ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ता। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला होता है Q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, डेल्टा बी या dB कुछ भी लिख देना। तो Q चार्ज को आप मूव करा रहे हो कहां से, A टू B, तो ये पॉइंट लिख देता हूं BB माइनस, या B1 B2 लिख देना, B2 माइनस BA या B2 माइनस B1। अब वी नो दैट इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल कितना होता है, सेम, ए पे जितना पोटेंशियल होगा उतना ही बी पे होगा, तो ये वैल्यू कितनी हो गई, 0। तो Q इंटू 0 इक्वल्स टू 0, इसलिए बर्डन 0 होता है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होता है। अब 8th क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, why do the equipotencial surface due to a uniform electric field not intersect each other? ये कह रहे हैं दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को नहीं काटते किसी एक पॉइंट पर, तो ऐसा वाई क्यों नहीं काटते, तो आपको रीजन बताना है
टू इक्विपोलर सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। पूछ रहा है वाई। तो देखो हम जानते हैं कोई भी इक्विपोलर सरफेस है उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसके सरफेस पर हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ई ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। अगर ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, एट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर टू नॉर्मल, हैंस टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर गए दो इक्विपोलर सरफेस तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन होंगी। दैट इज नॉट पॉसिबल, हैंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। एक बार फिर से ये देखो, टू इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर वही है, लेकिन वह फील्ड लाइन में क्या होता है, टेंजेंट। हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट देती है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देता है। तो शॉर्टकट आंसर यही हो जाएगा, बिकॉज एट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर टू नॉर्मल दैट गिव्स टू डायरेक्शन ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड। अब एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, दैट इज नॉट पॉसिबल, हैंस टू इक्विपोटेंशियल सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब 9th क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन वो है जो किसी न किसी एग्जाम में आपके पहले बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अंडरस्टैंड करना है, रटने नहीं है इनके आंसर। और ये क्वेश्चन तभी अभी हम 1 मार्च की, ये सारे वर्कशीट है, ये 1 मार्च वाली कर रहे हैं हम। 1 मार्च के बाद हम 2 मार्च, 3 मार्च और 5 मार्च के क्वेश्चन की भी धीरे धीरे आगे करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट है 1 मार्च और 2 मार्च आपने अच्छे से समझ लिए तो ज़्यादातर क्वेश्चन ही आपके 1 और 2 मार्च के ही आते हैं। जैसे 5 मार्च का क्वेश्चन आता है तो उसका टुकड़े कर देगा 2 + 1 + 1 + 1 ऐसे, या 3 + 1 + 1। 3 मार्च के 1 + 1 या 2 + 1 या 1.5 + 1.5, तो ज़्यादातर छोटे छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। अब देखो 9th क्वेश्चन। अ पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट एज शोन इन द फिगर। अब फिगर ऐसे दिखा रखी है इसने, ये O यहाँ पॉइंट चार्ज Q रखा है और ये पॉइंट दे रखे हैं A एंड B। अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है इज द पोटेंशियल डिफरेंस BA - BB, BA - BB पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो इफ Q इज पॉजिटिव, और सेकंड नेगेटिव। अगर Q पॉजिटिव है, ये कह रहा है अगर Q पॉजिटिव है, Q चार्ज पॉजिटिव है तो BA - BB का साइन कैसा होगा। अब देखो पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल क्या होता है, B = KQ, एक Q कैपिटल Q ही लिख देता हूं, KQ/R। पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज सेकंड चैप्टर का है, KQ/R। अब देखो A पे पोटेंशियल कितना होगा, डिस्टेंस R की OA आएगा, और B पे डिस्टेंस कितनी आएगी, OB। डिस्टेंस बढ़ेगी तो पोटेंशियल आपका कम होता जाएगा पॉजिटिव चार्ज के लिए, तो A पे पोटेंशियल ज़्यादा होगा और B पे कम होगा, यानी पॉजिटिव वैल्यू ज़्यादा हो रही है तो BA - BB का साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव, अगर चार्ज पॉजिटिव है। सेकंड बोल रहा है अगर Q नेगेटिव है, Q नेगेटिव चार्ज है तो देखो ये BA, अब यहां लिख देता हूं एक बार, KQ/OA, और BB ये माइनस चार्ज है तो माइनस लग गया, और BB - KQ/OB। अब इसका साइन ढूंढते हैं, तो आपको क्या ढूंढना है, BA - BB। तो देखो BA की वैल्यू लिख रहा हूं, माइनस चार्ज है ना भैया, तो -KQ/BA। ऐसे यहाँ भी आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, डायरेक्ट लिख सकते थे आंसर, QQ/B, QQ/OA, और फिर माइनस, ये माइनस साइन, BB की वैल्यू माइनस करते क्या हो जाएगा, प्लस KQ/OB। अब देखो इसमें बड़ी वैल्यू कौन सी है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकली बड़ी वैल्यू कौन सी है, BB < BA। ये छोटा है OA तो ये वैल्यू बड़ी होगी न्यूमेरिकली, तो न्यूमेरिकल वैल्यू माइनस बड़ी है तो ये कैसा साइन देगा, नेगेटिव। ये वैल्यू बड़ी है, जैसे -5 + 3 तो -2 आ रहा है, तो ये नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो BA - BB का साइन नेगेटिव। अब इसमें करता क्या है, आपको नेक्स्ट जैसे आप एग्जाम देने जाओगे इनको साइन पलट देता, BB - CB, या इनको पलट देगा। तो ये आपको समझ के करने हैं, आंसर रटने नहीं है। अब नेक्स्ट 10 क्वेश्चन।
10। डिफाइन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डाइपोल मोमेंट क्या होता है? P इक्वल्स टू Q इंटू 2a, आइदर प्रोडक्ट बिटवीन आइदर चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इन ए इलेक्ट्रिक डाइपोल इज नोन एज द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। राइट इट SI यूनिट। SI यूनिट क्या होगी इसकी? SI यूनिट इसकी चार्ज की कूलाम और डिस्टेंस है टोटल ये मीटर, कूलाम मीटर। 11 क्वेश्चन, अ होलो मेटल स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं होलो मेटल का स्फीयर है जिसका सेंटर ये रेडियस 5 सेंटीमीटर है। ये चार्ज सच दैट, इसको चार्ज किया गया है सच दैट द पोटेंशियल ऑन इट सरफेस इज 10 वोल्ट। इसके सरफेस पे पोटेंशियल 10 वोल्ट है। व्हाट इज द पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर? तो इसके सेंटर ओ पर पोटेंशियल कितना होगा? तो हमने इससे पहले 2 क्वेश्चन कर लिए ना, जितना कंडक्टर के सरफेस पर पोटेंशियल होता है उतना ही अंदर होता है, पोटेंशियल तो कांस्टेंट होता है। तो इसका 10 वोल्ट है तो सेंटर पे कितना होगा? VO लिख देता हूं, आप लैंग्वेज में लिख देना 10 वोल्ट ही होगा। जितना सरफेस पे उतना ही हर पॉइंट पे, सेंटर पे नहीं, हर पॉइंट पे इतना ही होगा 10 वोल्ट। ये सेंटर, इसने सेंटर पे तो पूछ रहा था ये। अगर यहां भी पूछता P पॉइंट पे कितना है 10 वोल्ट, यहां पूछता S पॉइंट पे कितना है 10 वोल्ट, और भी कोई इनसाइड पॉइंट होता सभी पे 10 वोल्ट होगा। तो उसी प्रॉपर्टी पे क्वेश्चन बना दिया है। अब देखो नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। 12, टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर A एंड B। ये कॉपर स्फीयर है A, यानी कंडक्टिंग स्फीयर है। कॉपर देने का मतलब ये कंडक्टिंग स्फीयर है A एंड B ऑफ आइडेंटिकल साइज। देखो मटेरियल सेम हो गया, साइज भी आइडेंटिकल हो गई। हैव चार्ज QA, इसका चार्ज QA, इसका चार्ज QB रेस्पेक्टिवली। अ थर्ड स्फीयर C ऑफ द सेम साइज बट अनचार्ज। एक तीसरा स्फीयर है C, सेम साइज का है लेकिन इस पर चार्ज नहीं है, ऑफ सेम साइज बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट एंड देन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड। ये पहले इसको इसके साथ कॉन्टैक्ट में लाए, फिर इसके साथ लाए B के, इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, दोनों से अलग कर दिया। व्हाट आर द न्यू चार्ज ऑन A एंड B? तो देखो पहले क्या बोल रहा है, A और C को कॉन्टैक्ट में लाए, ठीक है, दोनों आइडेंटिकल है। इस पर चार्ज कितना है QA पर, QA, इसका चार्ज कितना है 0। जब इसको सेपरेट कर दोगे कॉन्टैक्ट में आने के बाद तो चार्ज इधर से उधर होगा, इसका पोटेंशियल ज्यादा होगा, इस पर चार्ज है, तो दोनों आइडेंटिकल है इसलिए शेयर कर लेंगे आधा आधा। तो A पर चार्ज कितना हो जाएगा QA अपॉन 2, QA प्लस 0 अपॉन 2, तो 0 तो मीनिंग नहीं है, QA अपॉन 2। और C पर कितना हो गया QA अपॉन 2, ये चार्ज हो गया। अब C को B के साथ कांटेक्ट में लाए, अब C और B कांटेक्ट में आया तो C का चार्ज कितना है QA अपॉन 2 और B का चार्ज कितना है QB। अब इनको सेपरेट किया तो अब C पर चार्ज कितना होगा और B पर कितना होगा। तो देखो C पर चार्ज कितना होगा, दिस प्लस दिस अपॉन 2, यानी QA अपॉन 2 प्लस QB अपॉन 2। अब C पे ये चार्ज हो जाएगा, B पे भी यही हो जाएगा, आइडेंटिकल है इसलिए। अगर आइडेंटिकल नहीं होते फिर ऐसे नहीं होता, फिर कैपेसिटी में जाना पड़ता। ये 2। अब इसने पूछा क्या है, दोनों से अलग करने के बाद अब चार्ज किसका पूछा, A और B का। तो A का चार्ज तो ये हो जाएगा QA अपॉन 2 और B का चार्ज QA बाई 2 प्लस QB अपॉन 2। तो ये आंसर होगा इसका, ये और ये, ठीक है। A और B का चार्ज ये हो जाएगा फाइनली। ये समझ में आ गया, आइडेंटिकल था इसलिए हुआ है, अदरवाइज कैपेसिटी से करना पड़ता, सेम पोटेंशियल में, कॉमन पोटेंशियल वाले तरीके से। ये आइडेंटिकल थे। 13 क्वेश्चन 13, a proton is placed in uniform electric field directed along the positive x axis। ये कह रहे हैं इधर पॉजिटिव x है, इधर E का डायरेक्शन है, यहाँ प्रोटॉन रख दिया। प्रोटॉन का चार्ज कितना होता है प्लस E, यानी 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। E की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19
कूलम, और ये पॉजिटिव होता है प्रोटॉन का चार्ज। ए प्रोटॉन इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच डायरेक्शन विल इट टेंड्स टू मूव। तो इसकी टेंडेंसी किधर मूव करने की होगी, देखो फोर्स लगेगा तभी तो मूव करेगा, तो फोर्स कौन सा लगेगा इस पर, क्यू ई। अब ये आपका प्लस ई और ई इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, एफ का डायरेक्शन क्या आएगा, जो ई का डायरेक्शन है। अगर इलेक्ट्रॉन होता तो एफ का ई के अपोजिट आ जाता है, इलेक्ट्रॉन के लिए माइनस साइन आ जाता है। तो किधर मूव करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ ई, यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलोंग मूव करेगा। प्रोटॉन मूव अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस या प्रोटॉन मूव अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। 14 क्वेश्चन 14, कैन टू इक्विपोटेंट सरफेस इंटरसेक्ट ईच अदर, क्या दो इक्विपोटेंट सरफेस इंटरसेक्ट कर सकते हैं, जस्टिफाई योर आंसर। ये पहले आ चुका है और ये 2011 में आया कंपार्ट में। नो टू इक्विपोटेंट सरफेस टू इक्विपोटेंट सरफेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। क्यों, बिकॉज एट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। दो इक्विपोटेंट सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, क्योंकि अगर कर जाते हैं तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, एक ही पॉइंट पे दो डायरेक्शन नहीं हो सकती, इसलिए इक्विपोटेंट सरफेस इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। तो देखो ये वाला क्वेश्चन इंटरसेक्टिंग वाला इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का और इक्विपोटेंट सरफेस तीनों जगह एक ही आंसर है। एट इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर टू डायरेक्शन, दैट इज नॉट पॉसिबल। बस डायरेक्शन निकालने के तरीके डिफरेंट हैं, वहाँ फील्ड लाइन में टेंजेंट से निकलता है या नॉर्मल से। अब 14 क्वेश्चन, कैन नहीं 14 तो किया ही था, 15 क्वेश्चन 15, डिफाइन द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम, व्हाट इज इट्स यूनिट। डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करो। अब देखो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम के भी लिखते हैं, वो 1/4πε0 के अलग है, ये के अलग है, और एप्सिलॉन आर भी इसका सिंबल लिखते हैं। तो ये डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन/ε0 होता है। इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब इसकी डेफिनेशन पूछ रहा है, तीन तरह से इसकी डेफिनेशन दी जा सकती है, फोर्स की टर्म में और एक कैपेसिटेंस की टर्म में। जो आपने फोर्स निकाला था ना एफ इक्वल्स टू वैक्यूम के लिए, F0 लिख देता हूँ, फोर्स इन वैक्यूम, दो पॉइंट चार्ज है Q1 Q2, इनके बिटवीन डिस्टेंस R है, तो इनके बिटवीन फोर्स क्या होगा 4πε0 Q1 Q2 अपॉन R²। दूसरा मीडियम, अब मीडियम रखते ही ये 4πε0 नहीं लिखा जाएगा, एप्सिलॉन लिखोगे, और वही चार्ज सेम Q1 Q2, डिस्टेंस वही R², डिवाइड करो तो F0 अपॉन FM, मीडियम के लिए फोर्स, पॉइंट चार्ज दोनों सेम है, तो ये तो कट जाएगा, कैंसिल आउट, ये एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा, इसको ही हम एप्सिलॉन आर बोलते हैं। तो इससे एक डेफिनेशन यहाँ से बन जाती है, एक यहाँ से बन जाती है, कैपेसिटी की टर्म में भी है। तो देखो एप्सिलॉन आर ये होता है डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। तो रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट और रिलेटिव परमिटिविटी। आपको ये याद रखना है, इससे बोल रहा हूं, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, रेशियो बिटवीन परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज नोन एज द डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसका दूसरा नाम है रिलेटिव परमिटिविटी। एक इसमें बोल सकते थे फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन अ वैक्यूम, रेशियो बिटवीन फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेज इन वैक्यूम टू force between two point charges in a medium placed at a same distance, R सेम होना चाहिए, पॉइंट चार्ज भी सेम होने चाहिए, तो उसको भी हम डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। अब देखो फोर्स यूनिट पूछा है, इसका डायमेंशन या यूनिट बताओ, तो इसकी यूनिट न्यूटन, इसकी भी न्यूटन, तो न्यूटन से न्यूटन कट जाएगी, यानी यूनिटलेस डायमेंशन लेस है, ये डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी है, इसकी कोई यूनिट नहीं होती। पूछा ना व्हाट इज यूनिट, तो यूनिटलेस, कोई इसकी यूनिट नहीं होती। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 16, टू पॉइंट चार्जेज हैविंग इक्वल चार्ज
charges separated by a 1 meter distance experience a force of 8 Newton. 2 point charges having equal charges separated 2 point charges having equal charges separated by a 1 meter distance experience a force 8 Newton. ये कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज है, एक Q और एक Q. 2 पॉइंट चार्ज हैविंग इक्वल चार्जेस सेपरेटेड बाई 1 मीटर डिस्टेंस एक्सपीरियंस ए फोर्स, और इसमें 1 मीटर डिस्टेंस पर रखे तब फोर्स लग रहा है 8 न्यूटन. व्हाट विल बी द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई देम इफ दे आर हील्ड इन वाटर एट द सेम डिस्टेंस. पानी में रख दिया है और पानी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्होंने 80 दे दिया, यानी वैक्यूम एयर में इतना फोर्स लगता है तो पानी में कितना लगेगा. तो देखो अभी आपने निकाला था ना F0 वैक्यूम के लिए, Fm मीडियम के लिए इक्वल्स टू डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के और इसी का सिंबल एप्सिलॉन r. अब F0 आपको दे रखा है कितना 8 न्यूटन, न्यूटन हटा देता हूँ 8. Fm मीडियम में आपको पानी में रखा पता करना है, F वाटर तो मीडियम लिख दिया, K कितना है 80. अभी निकाल इससे पहले वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला, तो F मीडियम निकाल लो कितना आ गया, यानी वाटर में फोर्स कितना होगा 8/80 1/10 यानी 0.1 न्यूटन. ठीक है, या फॉर्मूले की तरह ये याद रखना, मीडियम का फोर्स निकालना है, वैक्यूम का दे रखा है अपॉन डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट. यही फॉर्मूला बना इसका. ये आपको रटने नहीं है, बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लेना है, फॉर्मूले याद कर लेने हैं. अब 17 क्वेश्चन. In which orientation a dipole placed in uniform electric field? फर्स्ट स्टेबल और सेकंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम. ये कह रहा है स्टेबल इक्विलिब्रियम में कब रहेगा डाइपोल. स्टेबल इक्विलिब्रियम ये होता है जब E के डायरेक्शन में E और P सेम डायरेक्शन में हो, ये -Q इधर +Q और P का डायरेक्शन ये है. ये स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन है. ये फर्स्ट पार्ट, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा. यहाँ पर स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा जब P और E सेम डायरेक्शन में. तो यही पूछ रहा है किस ओरिएंटेशन पे होगा. तो आप पहले का आंसर होगा एंगल बिटवीन P एंड E इक्वल्स टू 0, यानी P और E पैरेलल हो. अब P को आप एग्जाम में ऐसे लिखना एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 0. अब सेकंड पूछ रहा है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा. अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल की कंडीशन ये होती है इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे और इधर -Q इधर +Q P ऐसे, इसको बोलते हैं अनस्टेबल. यानी इसमें थोड़ा भी डिस्प्लेस करोगे तो इसी कंडीशन में आ जाएगा ऐसे मूव करके, और इसको यहाँ डिस्प्लेस करोगे तो वापस यहीं आता है, इसलिए इसको स्टेबल बोलते हैं. जैसे इसमें डिस्प्लेस किया ऐसे तो इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर लगेगा इधर, इसको ऐसे ला देगा. और इसमें ऐसे डिस्प्लेस कर दिया तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, इस पर फोर्स लगेगा इधर, इस पर ऐसे लगेगा तो ऐसे रोटेट होके आ जाएगा ये. इसलिए इसको अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में तो है लेकिन अनस्टेबल है, ये रुकेगा नहीं, थोड़ा ही डिस्टर्ब करते ही इसी सिचुएशन में आएगा. तो अनस्टेबल का ओरिएंटेशन क्या हो गया, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं एंगल बिटवीन, ऐसे लिखता हूं बिटवीन P एंड E इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. ये अनस्टेबल की कंडीशन है. अब 18 क्वेश्चन. फिगर shows 3 point charges +2Q -Q and +3Q. +2Q -Q और +3Q. Two charge +2Q and -Q are enclosed within a surface S. What is the electric flux due to this configuration through the surface. ये बोल रहे हैं इस तरह से कोई फिगर दे रखी है इसने, इसमें +2Q यहाँ दे रखा है, -Q यहाँ दे रखा है, S इसका नाम दे रखा है और +3Q यहाँ दे रखा है. अब पूछा है इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना निकलेगा. व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू दिस कॉन्फ़िगरेशन. इससे अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स गाउस लॉ से क्या होता है भाई, गाउस लॉ फाई इक्वल्स टू टोटल चार्ज, टोटल एनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन. तो टोटल चार्ज कितना हो गया
2q माइनस क्यू, ये हो गया टोटल, ये तो बाहर है सरफेस से, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आंसर आ जाएगा q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये 18 हो गया। अब 19, नेम द फिजिकल क्वांटिटी हुज एसआई यूनिट इज जूल पर कूलम, यानी जूल पर कूलम ऐसे दे रखा है। इट इज स्केलर वेक्टर। पहले तो बताओ किस फिजिकल क्वांटिटी है, तो आप सोचो कैसे, जूल किसकी यूनिट होती है, वर्क की, कूलम किसकी होती है, चार्ज की। अब वर्क डन अपॉन चार्ज क्या होता है, पोटेंशियल। तो किसकी यूनिट हो गई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जूल वर्क की, कूलम चार्ज, डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब ये स्केलर है वेक्टर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इट इज स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 20, a charge q microcoulomb is placed at the center of a cube, सेंटर के क्यूब में, यानी सपोज कर लो एक क्यूब है, इसके सेंटर पे q माइक्रोकूलम चार्ज रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक प्लस कमिंग आउट फ्रॉम एनी वन सरफेस, एक सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रिक प्लस बताओ। तो टोटल इलेक्ट्रिक प्लस गाउस लॉ से कितना आएगा, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द क्यूब, टोटल इलेक्ट्रिक प्लस फ्रॉम द क्यूब, शॉर्टकट लिख रहा हूं, फ्रॉम द क्यूब कितना होगा गाउस लॉ से, 5 टोटल चार्ज कितना है q माइक्रोकूलम। तो इसको ऐसे लिख दिया 10⁻⁶, ऐसा यूनिट में आंसर देते हैं एप्सिलॉन नॉट। अगर ये नहीं लगाओ तो हाफ मार्क्स काट लेगा वो, q माइक्रोकूलम, q इंटू 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब वन फेस में सारे फेस सेम होते हैं, तो वन फेस के लिए कितना हो जाएगा, 6 से डिवाइड कर दो, 1/6 q इंटू 10⁻⁶ अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये 1/6 हो जाएगा। ये टोटल क्यूब से है, ये 4 वन फेस है, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम वन फेस इज इक्वल टू दिस। मैं लैंग्वेज नहीं लिखा, शॉर्टकट लिख दिया है। अब 21 What is the electrostatic potential due to an electric dipole at an equatorial point? इक्वेटोरियल पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डाइपोल के लिए कितना होता है, देखो ये -q, ये +q, इसका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 2a डिस्टेंस लेते हैं ना, तो ये डिस्टेंस a और ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, इस पर पोटेंशियल पूछ रहा है किसी पॉइंट पे, सपोज इस पे पूछा तो कितना होता है पोटेंशियल बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस पे होता है, लेकिन पोटेंशियल कितना होता है, 0। उसका कारण है, इसके कारण पोटेंशियल, ये डिस्टेंस सेम रहेगी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे। सपोज ये आर है तो ये भी आर है, जैसे ये आर लेते हो ना उसमें, तो डेरिवेशन निकाला तो ये r² + a² हो जाएगी, मैंने सिंपली ये आर ले लिया। तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, जैसे इसके कारण निकालोगे -q के कारण, v = -kq/r, v1 लिख देता हूँ, और इसके +q के लिए जाओगे तो क्या होगा, ओरल आपको आंसर देना है, समझा रहा हूँ, ये kq/ इस p पॉइंट पे निकाल रहे हैं, kq/ पॉजिटिव। टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, v1 + v2 सेम है, ये 0, क्योंकि ये डिस्टेंस सेम रहेगी। जैसे इसको r लेते हो तो ये r² + a² ये बनेगा, पाइथागोरस थ्योरम से r² + a² ये बनेगा, ये डिस्टेंस सेम हो जाएगी। तो आप p1 + v2 0, तो पोटेंशियल इक्विवेलेंट सरफेस का पोटेंशियल इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे कितना होगा, 0 डाइपोल के लिए, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है, ध्यान रखना। ये 21 के बाद 22 What is the work done in moving a test charge q through a distance 1 cm along the equatorial axis of electric dipole? अब देखो यही कॉन्सेप्ट आ गया, ये -q, ये +q, ये कह रहा है यहाँ से एक पॉइंट है ये और b पॉइंट है, ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो किसी चार्ज q को यहाँ से a से b तक मूव कराया है, तो वर्क डन कितना होगा, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, q इंटू चेंज इन पोटेंशियल, यानी a से b मूव कराया है तो b भी
माइनस बी ए। अभी अभी आपने पढ़ा था ना, बी ए कितना होगा, ये इलेक्ट्रिक डायपोल है तो इक्विटोरियल पॉइंट पे बी ए कितना होगा, 0, और बी बी कितना होगा, 0। तो 0 माइनस 0 कितना हो जाएगा, ये भी 0, ये भी 0। तो Q इंटू 0 कितना हो गया, 0। तो बर्डन कितना होगा, 0, क्योंकि इक्विवेलेंट सरफेस की तरह हो गया है। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 22, नाउ 23। Why is it necessary that the field line from point charge placed in the vicinity of a conductor must be normal to the surface of the conductor at every point? ये कह रहे हैं कोई पॉइंट चार्ज सपोज प्लस क्यू रखा है, ये कंडक्टर के पास रखा हुआ है, ये कोई कंडक्टर है, तो इस पे जो फील्ड लाइन आएंगी, why is it necessary that field line from a point charge placed in the vicinity of a conductor must be normal to the surface of the conductor? तो इसके सरफेस के परपेंडिकुलर क्यों होती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील्ड लाइन आएगी ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इधर दूसरे दूर सरफेस पर पॉजिटिव चार्ज। कई बार इसकी ड्राइंग बनवाई है तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे आती है, देखो ये सीधी ले आया, अब इसमें अब इधर जाएंगी वो तो ऐसे निकल जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज है तो एरो बाहर की तरफ, और नेगेटिव पे ये एंड हो जाएगी ऐसे। अभी कह रहे हैं यहाँ परपेंडिकुलर क्यों होती है, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द चार्ज कंडक्टर। ई, बिकॉज शॉर्टकट लिख रहा हूं, ई इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर, इसलिए परपेंडिकुलर गिरती है चार्ज कंडक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो यहाँ टेंजेंट, यहाँ उधर तो कर्व हो सकती है, यहाँ टेंजेंट परपेंडिकुलर ड्रॉ होगी, इसलिए ये ऑलवेज परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है। और इसकी ड्राइंग भी एक बार पूछा था, 2 बार आ चुका है, 2-3 बार क्वेश्चन पास में रखा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की ड्राइंग पूछी थी। अब देखो 24, a metal plate is introduced between the plate of a charged parallel plate capacitor. What is its effect on the capacitance of the capacitor? ये कोई पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, सपोज ये पॉजिटिव प्लेट या नेगेटिव प्लेट। ये कह रहे हैं मेटल प्लेट टी थिकनेस की इसके बिटवीन इंसर्ट कर दी, तो इसकी कैपेसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो कैपेसिटी इसकी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। बेसिकली फॉर्मूला अगर मेटल प्लेट का है तो ये होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी, और वैसे वैक्यूम के लिए होता है एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन टी। अब ये थिकनेस कम हो रही है इसमें, तो कैपेसिटी क्या है, ये ज़्यादा हो गई, तो कैपेसिटी क्या होगी, सी इंक्रीजेज। आप लिख देना कैपेसिटी इंक्रीजेज। जब मेटल प्लेट इंसर्ट करोगे बिटवीन द प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, तो कैपेसिटी इंक्रीजेज, कैपेसिटी उसकी इंक्रीज हो जाएगी। अगर कंप्लीटली फिल कर दिया तो कैपेसिटी देखो डी इक्वल्स टू टी कर दिया तो इन्फिनिटी भी हो जाएगी। इसको भी बताता हूँ, इफ डी इक्वल्स टू टी यानी मेटल प्लेट से कंप्लीट भर दिया, या फिर एक मेटल प्लेट हटा के आप कई बार ऐसे बोलते हैं कनेक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट कर दिया, तब कैपेसिटी क्या होगी, उस केस में डी इक्वल्स टू टी हो जाएगा। डी इक्वल्स टू टी करते ही 0 बनेगा, तो सी एम कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। उस केस में इसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। इन्फिनिटी क्यों होगी, क्योंकि चार्जिंग अर्थिंग प्लेट है दूसरी वाली, तो जैसे आप बैटरी से कनेक्ट करोगे इसको, तो बैटरी जो भी चार्ज देगा इस प्लेट को वो इसमें आएगा और अर्थ में जाता रहेगा, इसलिए इसकी अर्थ की कैपेसिटी इन्फिनिटी होती है, इसलिए इसकी कैपेसिटी इन्फिनिटी हो जाएगी। कितना भी चार्ज ले लेगा क्योंकि चार्ज ही नहीं हुआ, सारा चार्ज तो अर्थ में जा रहा है। अगर कंडक्टिंग प्लेट से जोड़ दी तो ये 24 था क्वेश्चन। अब 25th a 500 microcoulomb charge is at the center of a square of side 10 centimeter। कोई स्क्वायर है, ठीक है, जिसकी साइड रखी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर, ये भी
10 सेंटीमीटर। अब स्क्वायर का जो सेंटर होता है, या डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं ओ, यहाँ 500 माइक्रोकूलम रखा है, ऊपर 500 माइक्रोकूलम इस ओ पॉइंट पे रखा है, इस पॉइंट पर। फाइंड द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रोकूलम बिटवीन टू डायगोनली अपोजिट पॉइंट ऑन द स्क्वायर। जैसे सपोज किया ए बी सी डी, तो बी से डी या ए से सी तक लेके गए, तो वर्क डन पूछ रहा है कितना, 10 माइक्रोकूलम का, डायगोनली अपोजिट पॉइंट पे लेके गए। तो देखो वर्क डन क्या होता है, Q कहां से लेके जा रहे हो, चेंज इन पोटेंशियल, Q इंटू डेल्टा V। तो Q तो आपका 10 माइक्रोकूलम हो गया, डेल्टा V कहां से, B से D तक लेके आए सपोज, तो ये होगा BD माइनस BB। अब इसमें BB इक्वल टू BD दोनों इक्वल होंगे, कि पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है क्या है, KQ अपॉन R। अब चार्ज यहाँ रखा है, इस पे V पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा, OB, KQ अपॉन OB, और इसका क्या होगा OD। तो OB और OD यहाँ इक्वल हैं, ये डिस्टेंस सेम रहेगी डायगोनल की, निकालना चाहो वैल्यू तो निकालनी नहीं है, तो वैसे ही बताना है। तो ये डिस्टेंस सेम है, तो B पॉइंट का और D पॉइंट का पोटेंशियल भी सेम है, तो पोटेंशियल सेम है, तो फिर ये वैल्यू क्या होगा, 0। तो बर्डन कितना होगा इसका, 0, क्योंकि BB और BD सेम है। पोटेंशियल निकालने का तरीका है था KQ अपॉन R क्या होगा, OB इसके लिए OD, तो OB OD सेम, KQ सेम, तो पोटेंशियल सेम। अब 26, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, ले इंपॉर्टेंट है। विच ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड वुड करस्पॉन्ड टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब पहले बता ही चुका हूं, स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होगा, जो एंगल बिटवीन P एंड D इज इक्वल टू 0, स्टेबल इक्विलिब्रियम यानी थीटा 0। लेकिन लिखना पड़ेगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बिटवीन कितना होना चाहिए, एंगल 0 होना चाहिए। ये पहले आ चुका है। 27, इफ द रेडियस ऑफ गाउसियन सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज इज हाफ, हाउ डज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द गाउसियन सरफेस चेंज। अब देखो कोई सरफेस एनक्लोजिंग चार्ज, ये कोई स्फेरिकल मान लेते हैं, इस पे कोई चार्ज रखा है, सपोज Q है, अब इसकी रेडियस हाफ की, और Q1 Q2 अलग अलग भी हो सकते हैं, तब इसका फ्लक्स कितना चेंज होगा। तो फ्लक्स का फॉर्मूला तो ये है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन टोटल चार्ज एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन। अब इसकी रेडियस हाफ करते हुए ऐसे छोटा कर दिया है। अभी Q अगर बाहर रह गया तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0। जैसे एक Q1 और Q2 दो हो गए, एक Q2 यहाँ है और Q2 यहाँ रह गया, तो फ्लक्स चेंज हो गया, और सारा चार्ज अंदर रह गया तो फ्लक्स सेम रह गया। तो इसका आंसर आपको लिखना चाहिए रिमेन सेम इफ, ये लिखा जाएगा इसका रिमेन सेम इफ एनक्लोज चार्ज रिमेन सेम इन इट। जब इसकी रेडियस हाफ करते हो तो एनक्लोज चार्ज रिमेन सेम है, तो फ्लक्स रिमेन सेम। अगर एनक्लोज चार्ज चेंज हो गया तो फ्लक्स विल बी चेंज्ड। अब 28, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये तीसरी बार आ गया है। ऑफ ए डाइपोल स्टेट इट्स ऐसा यूनिट भी पूछी है, ये पहले आ चुका है तो ये रिपीट हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, मैं छोड़ रहा हूं, पहले बता चुका हूं इसको। 29, इन द फिगर गिवन बिलो एक्स वाई रिप्रेजेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये देखो फिगर बना देता हूं, एक कैपेसिटर है, इसका नाम दे रखा है इसने एक्स, और दूसरा ये वाई, और बी पोटेंशियल से इसको, बी पोटेंशियल पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ इसने लिखा है एप्सिलॉन आर इक्वल टू 6, यहाँ लिख दिया एयर, यानी इसके बिटवीन एयर है। अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। इन द फिगर गिवन बिलो एक्स एंड वाई रिप्रेजेंट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैविंग द सेम एरिया ऑफ प्लेट, दोनों के प्लेट एरिया सेम है, सेम डिस्टेंस है, यानी जो फॉर्मूले में लेते हैं ना कैपेसिटी का, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, तो A और D दोनों सेम है।
व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर। तो इनका एनर्जी स्टोर्ड के बिटवीन रिलेशन बताओ। अब इसमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला हुआ है, ठीक है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 6 है। तो इसकी कैपेसिटी क्या हो गई, एक्स की कैपेसिटी लिख रहा हूं, सी एक्स इक्वल टू क्या होगा, बताओ क्या होगा, सी एक्स इक्वल टू, ये सी अगर मीडियम है तो इसको लिखते हैं एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, जैसे सी मीडियम के लिए, तो मीडियम हो गया ना इसमें, तो एप्सिलॉन आर की वैल्यू हो गई सी और ये एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, और सी वाई कितना हो गया कैपेसिटी इसकी, ए और डी, प्लेट का एरिया डी और डिस्टेंस बिटवीन देम डी, ये इसके बिटवीन ईयर है, तो इसका हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। इसका मतलब सी एक्स क्या हो गया 6 टाइम्स सी वाई हो गया। अब ये सीरीज में आपको देख रहे हैं कनेक्ट है, दोनों कैसे कनेक्ट है सीरीज में। तो सीरीज में जब कनेक्ट होते हैं चार्ज क्यू सेम रहेगा, क्यू चार्ज हर प्लेट पे यानी कैपेसिटर का सेम रहेगा। तो एनर्जी स्टोर्ड पूछ रहा है, तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला कौन सा यूज करना है, एनर्जी का ये एनर्जी स्टोर्ड ये लिख रहा हूं, ये फॉर एनर्जी क्यू स्क्वायर अपॉन 2 CA हाफ सी वी स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल दोनों का अलग अलग है सीरीज में, ठीक है। तो एक्स की एनर्जी निकाल रहा हूं, एक्स कैपेसिटर, एनर्जी ऑफ एक्स कैपेसिटर क्या होगा, क्यू सेम क्यू स्क्वायर अपॉन 2CX, ये एक्स है, और ई वाई की एनर्जी क्या होगी, ये तो एक्स की थी, और वाई की एनर्जी क्या होगी क्यू स्क्वायर अपॉन 2CY। व्हाट इज द रिलेशन, इनमें रिलेशन पूछ रहा है ई एक्स ई वाई में, तो डिवाइड कर दो, देखो ई एक्स अपॉन ई वाई इक्वल टू, डिवाइड करते क्यू स्क्वायर कट जाएगा 2 कट जाएगा, सी वाई ऊपर चला जाएगा, इसको ऊपर लिखा है ना, ये आ जाएगा सी वाई अपॉन सी एक्स। अब सी वाई एज इट इज सी एक्स कितना 6CY, सी वाई से सी वाई कट गया 1/6, तो ई एक्स इक्वल टू क्या आ गया, ई वाई को इधर ले जाओ, ये एक्स है 1/6 ये रिलेशन आ गया एनर्जी स्टोर का। अब इसमें देखो हमने ये फॉर्मूला भी था इसी का हाफ सी वी स्क्वायर, ये यूज नहीं किया, सी तो हमें मालूम था, फिर हमें बी निकालना पड़ता, इसका पोटेंशियल अलग होगा इसका अलग होगा, दोनों का बी नहीं हो सकता कि दोनों बी पोटेंशियल कनेक्टेड है, कैपेसिटी डिफरेंट है तो पोटेंशियल भी अलग अलग होगा दोनों का। चार्ज कंफर्म सीरीज में सेम होगा, अगर ये पैरेलल कनेक्ट होते तो पोटेंशियल सेम हो जाता, तो ये फॉर्मूला हमने चूज किया है। अब नेक्स्ट थर्टी क्वेश्चन, द फॉलोइंग ग्राफ shows the variation of charge Q with voltage V। ये Q और V के बीच में ग्राफ दे रखा है फॉर 2 कैपेसिटर K एंड L, 2 कैपेसिटर है, ये L और ये K, ये 2 कैपेसिटर के नाम है। इन विच कैपेसिटर इज मोर इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड, किस कैपेसिटर में ज़्यादा एनर्जी स्टोर्ड होगी। देखो हमें जानते हैं Q इक्वल टू सी बी, बेसिक फॉर्मूला इस चैप्टर का, C इक्वल टू क्या होता है Q अपॉन B। अब Q अपॉन B इसमें क्या देगा, इस ग्राफ में QV में स्लोप देगा, तो जिसका स्लोप ज़्यादा होगा उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी। तो स्लोप किसका ज़्यादा है, L का, तो CL ज़्यादा होगा, इन कैपेसिटी L की ज़्यादा होगी कैपेसिटी K से। अब सेम पोटेंशियल यहाँ लेते हैं हम, पोटेंशियल सेम कर दिया तो एनर्जी स्टोर्ड किस में ज़्यादा होगी, B सेम कर लेते हैं, तो जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा होगी, एनर्जी यही तो होती है एनर्जी का फॉर्मूला, E इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर, बी कॉन्स्टेंट कर दिया दोनों के लिए, जिसकी कैपेसिटी ज़्यादा उसकी एनर्जी ज़्यादा, तो एनर्जी स्टोर किसकी ज़्यादा हो जाएगी, L की, ई एल ग्रेटर देन ई के। अब 31,
31 क्वेश्चन, इन द फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 point electric charges q1 q2 kept at a distance some distance apart in air, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। ये कह रहे हैं दो फोर्स हैं q1 q2 पॉइंट चार्ज हैं, वो उनके बिटवीन फोर्स कैसा होगा अगर q1 q2 ग्रेटर देन 0 है, q1 q2 ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन तभी हो सकती है q1 पॉजिटिव हो और q2 भी पॉजिटिव हो। एक कंडीशन तो ये बनती है, एक ये बनती है q1 नेगेटिव हो और q2 भी ए नेगेटिव हो, या तो दोनों नेगेटिव या दोनों पॉजिटिव, तभी ये ग्रेटर देन 0 प्रोडक्ट आएगा, तभी तो पॉजिटिव आएगा। तो इन दोनों केस में फोर्स कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा। ठीक है, फर्स्ट केस में ये तो पूछा है अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, तो इसमें अट्रैक्टिव फोर्स होगा। अब सेकंड केस में क्या बोल रहा है, q1 q2 लेस देन 0, तो इसमें q1 पॉजिटिव है तो कंफर्म q2 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव, या ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव होना चाहिए, यानी अपोजिट नेचर के होने चाहिए। जैसे q1 नेगेटिव तो q2 कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, तभी इनका प्रोडक्ट नेगेटिव यानी लेस देन 0 आएगा। तो इसमें कैसा होगा, अरे यहाँ अट्रैक्टिव लिख दिया, बताओ, रिपेल करेंगे तो रिपेल का मतलब क्या होगा, रिपल्सिव। ठीक है, रिपल्सिव रिपल्सिव, ठीक है। इसमें कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव। ठीक है, तो ये अगर अपोजिट नेचर है तो अट्रैक्ट करेंगे, सेम नेचर के हैं तो रिपेल करेंगे। अब 32, the force on an electron kept in electric field in a particular direction is F। किसी इलेक्ट्रॉन पे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में F फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है F। What will be the magnitude and direction of the force experienced by the proton kept at the same point in the field? Mass of the proton is about 1836 times the mass of the electron। तो ये पूछ रहा है What will be the magnitude of the direction of the force। मास का कोई रोल नहीं है, सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन पूछ रहा है। तो फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या होता है, QE। अब इलेक्ट्रॉन के लिए लिखोगे, इलेक्ट्रॉन के लिए फोर्स क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -E, या इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट। और प्रोटॉन के लिए क्या होगा, प्रोटॉन के लिए F क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए, प्रोटॉन के लिए ये +E, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो यही तो पूछा उसने, व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स होगा F, ये आंसर होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ F, फोर्स लिख देता हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स प्रोटॉन पर कितना होगा F, डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट टू इलेक्ट्रॉन फोर्स, अपोजिट टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा उसके अपोजिट, क्योंकि नेगेटिव है तो पॉजिटिव है। 33, डिफाइन द टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर। अब देखो ये पहले आ चुका है लेकिन डेफिनेशन इसने अलग पूछ ली, तो हमने पढ़ा है ना सी मीडियम, कौन सा क्वेश्चन है, 34 नहीं 33। डिफाइन द टर्म डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए मीडियम इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर। तो Cm इक्वल टू क्या होगा, KC0। KC0 वैक्यूम के लिए लिखा है मैंने और ये मीडियम के लिए। तो K डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, K इक्वल टू क्या हो गया, Cm/C0। ये फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है। तो रेशियो बिटवीन कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन स्पेस बिटवीन द प्लेट फिल अप विद द मीडियम टू कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर व्हेन स्पेस फिल्ड विद एयर और वैक्यूम। तो इस रेशियो को Cm और C0 का जो रेशियो होता है वो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं, इससे पहले मैंने फोर्स की टर्म में और एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट की टर्म में डेफिनेशन बोलती, तीन तरीके से इसको डिफाइन किया जा सकता है। 34,
डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इज इट स्केलर, इट वेक्टर क्वांटिटी है, पहले आ चुका है Q इंटू 2 है, ये रिपीट हुआ है। अब 35, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट SI यूनिट। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन, अब आप एक फॉर्मूला तो आपका यही है, फाई जैसे डी फाई या फाई इक्वल टू समेशन लगा देते हैं, इंटीग्रेशन लगा देते हैं ई डॉट डी एस, या इसको ऐसे लेते हैं डी फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस, इन डॉट प्रोडक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और ये एरिया वेक्टर है, या इसको ऐसे भी लिखते हैं, फाई लिखने का तरीका है ई और ये टोटल एरिया, ई है डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये तो इस फॉर्मूले से बोल रहे हो आप। एक है कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस नॉर्मली इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जैसे कोई सरफेस है उससे कितनी नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही हैं, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू द क्लोज सरफेस नॉर्मली इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एक इससे आप बोल सकते थे डेफिनेशन में, ठीक है। अब ई की यूनिट क्या होती है, ई का बेसिक फॉर्मूला आपने ये पढ़ा है F/Q, तो न्यूटन पर कूलम, यूनिट लिख रहा हूँ इसकी, ये क्या होगा न्यूटन पर कूलम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बन गई। इसको आप ऐसे भी ले सकते हैं, न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम है इसको, ये इसकी यूनिट हो गई। अब क्वेश्चन 36, an electric dipole of dipole moment, an electric dipole of dipole moment P दे दिया 20 into 10⁻⁻⁶ कूलम मीटर, इज एनक्लोज्ड बाई ए क्लोज सरफेस। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका डाइपोल मोमेंट इतना है, उसको एनक्लोज कर दिया किसी सरफेस में, क्लोज सरफेस। व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ द सरफेस, तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट कितना होगा 0, क्योंकि डाइपोल तो ऐसा होता है -Q + Q, और इसको क्लोज सरफेस में बंद कर दिया, टोटल चार्ज कितना हो गया समेशन Q 0, और गाउस लॉ क्या बोलता है Q/ε0, तो Q की वैल्यू 0 होते ही कितना हो जाएगा 0। अगर किसी भी डाइपोल को आप किसी भी क्लोज सरफेस में रख दोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा 0। ये 20 × 10⁻⁶ ऐसे ही दिया है इसने, जिसके यूज ही नहीं होगा। अब देखो 37, वाई डज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए डाइलेक्ट्रिक डिक्रीज व्हेन इट प्लेस्ड इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये कह रहे हैं जब डाइलेक्ट्रिक को आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसके अंदर जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर, ये सपोज E0 है, अब यहाँ इसके बीच में आपने किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को रख दिया, डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस को रख दिया, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड E0 से कम होगी, तो डिक्रीज क्यों हो जाती है पूछ रहा है। बता सकते हो इसका कॉन्सेप्चुअल रीजन ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखो नोट्स में वो वीडियो मैंने बताया था, जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक को आप इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो ये पोलराइज हो जाता है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो इधर तो पॉजिटिव चार्ज अपियर हो जाएगा, दूसरे एंड पर ये नेगेटिव चार्ज अपियर हो जाएगा। तो इसके अंदर इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके कारण इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी ई इनसाइड, वो अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा E0 के, E0 के अपोजिट आ जाएगा, तो इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी रिड्यूस हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो आपको यही लिखना है when dielectric substance placed in external electric field, then due to polarization inside the dielectrics opposite electric field induced in it, due to polarization opposite electric field inside in it which reduce the electric field inside the dielectric। ये अपोजिट आ गया, तो इनसाइड में अब कितनी बची, ये इसको लिखता है ड्यू टू पोलराइजेशन EP, ये अंदर ऐसे आ गई, तो ये इनसाइड अब कितनी बचेगी E0 तो पहले थी, ये माइनस हो जाएगी EP। तो ड्यू टू पोलराइजेशन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड हो जाती है, इंड्यूस्ड हो जाती है, उसके कारण इसका इलेक्ट्रिक फील्ड डायलेक्ट्रिक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाता है जब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा ये पोलराइज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका भी रीजन है क्यों मूव कर रहा है, F = QE, तो पॉजिटिव चार्ज है उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है,
और नेगेटिव पे कितना लगेगा, जैसे माइनस क्यू ई, इसके अपोजिट, तो नेगेटिव चार्ज इधर और पॉजिटिव इधर सेपरेट हो गया, तो इसके कारण ईपी जो इंड्यूस हो गया वो ई नॉट के अपोजिट हो गया। अपोजिट होते ही इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो गई। 38 An electrostatic field line cannot be discontinuous. Why? डिसकंटिन्यूस का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बीच में कहीं ब्रेक नहीं होती, ऐसा पूछ रहा है क्यों, बीच में कभी ऐसे टूटती नहीं है, पॉजिटिव चार्ज से स्टार्ट होती है, नेगेटिव अगर चार्ज है तो वहाँ जाके एंड हो जाती है। तो ये पूछ रहा है ये कंटिन्यूस क्यों होती है, डिसकंटिन्यूस नहीं होती, नहीं हो सकती, क्यों? ये हमेशा ही क्या होगी, इस तरह से रहेगी, कर्व बनाती हुई चलती है, स्ट्रेट लाइन में जाए, कैसे भी जाए, लेकिन बीच में ब्रेक नहीं हुई, डिसकंटिन्यू नहीं होगी। उसका कारण है जैसे ड्यू टू पॉइंट चार्ज ई क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ई की वैल्यू 0 कब होगी, जब आर इन्फिनिटी है, तब ई जाके 0 होता है। और इलेक्ट्रिक फील्ड ब्रेक कहाँ होगा, जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ब्रेक कहाँ होगी, जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो 0 इन्फिनिटी पे 0 होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड 0 इन्फिनिटी पे होता है, तो इसलिए कभी भी डिसकंटिन्यूअस कर्व नहीं होते। अब इसमें क्वेश्चन यही था, इसकी लैंग्वेज में एन, इसकी जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग आंसर लिख दो। एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कैन नॉट बी डिसकंटिन्यूअस बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिसकंटिन्यूअस एट या ब्रेक एट व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 बट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 एट इन्फिनिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 कहाँ होता है, इन्फिनिटी पर, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वहीं ब्रेक हो सकती है, वहीं टूटेगी, वहीं नहीं होगी जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। इलेक्ट्रिक फील्ड 0 तो कहाँ होता है, इन्फिनिटी पे जाके होता है, इसलिए कंटिन्यूअस कर्व होते हैं। 39 हाउ डज द कूलॉम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज डिपेंड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। ये कह रहे हैं 2 पॉइंट चार्ज हैं, किस तरह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम पर डिपेंड करता है। हाउ डज द कूलॉम फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज डिपेंड अपॉन द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द इंटरवेनिंग मीडियम। एफ क्या होता है, 2 चार्ज हैं सपोज Q1 Q2 जिनके बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, R है, तो ये कूलॉम फोर्स होता है। ये मीडियम की प्रॉपर्टी रही, परमिटिविटी, इस पर डिपेंड करता है। अब मीडियम के लिए जाओगे तो कैसे डिपेंड करेगा, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। अब देखो हम जानते हैं ना एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट लिख रहा हूँ K, एप्सिलॉन R भी ले सकते हो, तो एप्सिलॉन आप क्या लिख दोगे, K एप्सिलॉन नॉट, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई K एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब देखो इस ये वैक्यूम के लिए F0, ये मीडियम के लिए हो गया, ये लिख देता हूँ, सेम चार्ज है मीडियम के लिए, आई लगाया बीच में, ठीक है, ये कोई भी मीडियम के लिए। अब डिवाइड कर लो, F0 अपॉन FM, बताओ क्या बचा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये सारा कुछ कट गया, क्या आएगा, देश अपॉन देश करोगे के ऊपर आ जाएगा ये, तो मीडियम का फोर्स क्या हो जाएगा, 1/K टाइम्स द F0, F इधर ले जाओ, तो इस तरह से यानी डिक्रीज हो जाएगा फोर्स डाइलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से, इस तरह से डिपेंड करता है। 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर। अब ये भी वही क्वेश्चन है, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, 40 क्वेश्चन है, इस वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है 42 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कौन सी ईयर में आया है, 2005 में आया है। देखो 2 फील्ड लाइन अगर इंटरसेक्ट करती हैं, ये सपोज 2 फील्ड लाइन है, ये ऐसे है, ये ऐसे, अब इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपका ए ले लिया, तो एक तो टेंजेंट इस पे हो गई जो ई का डायरेक्शन देगी, एक टेंजेंट इस पे खींची जो ई का डायरेक्शन होगी, तो एट ए इंटरसेक्टिंग पॉइंट देयर आर 2 टेंजेंट गिव्स 2 डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक ही पॉइंट पर 2 डायरेक्शन, ये पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट
ईच अदर, इसलिए कभी भी दो फील्ड लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अगर कर जाएंगी तो इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो फील्ड लाइन की डायरेक्शन आ जाएंगी। देयर आर टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन थे, बट शीट 1 है, चैप्टर 1 और 2 दोनों के मिला के एक साथ इसलिए करा रहा हूँ, इंटरलिंक रहते हैं इसके क्वेश्चन, तो अलग अलग चैप्टर में कंबाइंड करा रहा हूँ। फर्स्ट सेकंड दोनों चैप्टर के पहले वीडियो देख लो, बुक से पढ़ लो, उसके बाद इन क्वेश्चंस को करो, तब आपको अच्छे लगेंगे। इसके बाद हम 2 मार्क्स की वर्कशीट, ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको आपको अंडरस्टैंड करना है। फिजिक्स को अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो आप क्वेश्चन से बच नहीं सकते, आपको क्वेश्चंस करने ही होंगे। ये सारे मैंने क्वेश्चन कराए हैं, ये बोर्ड एग्जाम के, पेपर हार्ड नहीं आता, थोड़ा बहुत लिटिल चेंज होता है बस, क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट यही रहते हैं, तो आपको अंडरस्टैंड कर लेने हैं।